हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 45 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए वेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी जड़त्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जड़त्व। यानी जड़त्व इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। जड़त्व किसको कहते हैं? तो किसी भी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गति में ही रहने को की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम है, इसको भी ध्यान रखना है। वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ना होने की प्रवृत्ति को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। मतलब वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं होने दे रहा है, ये जड़त्व कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। ऑप्शन नंबर ए 1.96 kg, ऑप्शन नंबर बी 20 kg, ऑप्शन नंबर सी 2 kg, ऑप्शन नंबर डी 19.6 kg। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले देखते हैं। भार यानी कि वजन दिया हुआ है, यानी W बराबर क्या दिया हुआ है? 196 न्यूटन। और G बराबर मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 9.8। हमको निकालना क्या है? मास निकालना है। W बराबर हम लोग जानते क्या होता है? M इंटू जी, यानी भार बराबर मास इंटू गुरुत्व त्वरण। तो मास निकालने के लिए W बाई जी करेंगे, यानी कि 196 अब बटे में 9.8, ये चला गया ऊपर 10 और ये इससे कट जाएगा 2 बार में, यानी 10 दूनी 20 kg। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? ऑप्शन नंबर ए 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 100 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 50 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 5 सेकंड। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बनाना पड़ेगा। यानी तरंग की गति दी हुई है, कितना दिया हुआ है? यानी v बराबर 700 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है? तो तय की गई दूरी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 किलोमीटर। तो इसको मीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 7000 मीटर। समय पूछ रहा था, तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, यानी कि दूरी कितना दिया हुआ है? 7000 और बटे में 700, कट गया। फिर 10, यानी कि 10 सेकंड इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी 10 सेकंड होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान होती है। ऑप्शन नंबर ए सदैव ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक और ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी सदैव धनात्मक। तो अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है उसका क्या नाम है? फोकस दूरी वो हमेशा और हमेशा कैसा रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमेशा ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस टाइप से बनेगा। बार बार हम बताते हैं इसको। ये है मेरा पोल, ये मेरा फोकस दूरी, ये मेरा वक्र त्रिज्या। यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे तो फोकस पे जाकर के इस टाइप से, मतलब कि वस्तु या फिर इधर ही, यानी इधर ही साइड बनता है हमेशा। जब भी बनेगा इधर ही साइड, यानी एफ बराबर हमेशा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
कि इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस्कोप, ऑप्शन नंबर बी टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर डी स्टेथोस्कोप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि स्टेथोस्कोप में क्या होता है? ऑप्टिकल लेंस नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जबकि अन्य उपकरण में क्या होता है? ऑप्टिकल लेंस पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता खाली स्थान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए मोटाई, ऑप्शन नंबर बी लंबाई, ऑप्शन नंबर सी दाब, ऑप्शन नंबर डी तापमान। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी तापमान पर, यानी प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। यानी तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। जबकि अगर देखा जाएगा तो अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम ये सब होता है, इसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी भी पदार्थ का बात हो रहा है तो तापमान क्या हो जाएगी? इस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है स्थिर स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए एक यांत्रिक ऊर्जा का स्रोत, ऑप्शन नंबर बी निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का स्रोत, ऑप्शन नंबर डी एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में हम लोग परिनालिका का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा खाली स्थान होगी। ऑप्शन नंबर ए समान दिशा में, ऑप्शन नंबर बी यादृच्छिक दिशाओं में, ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के लंबवत, ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे के विपरीत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यदि दो समानांतर सीधे चालक का धारा प्रवाह क्या रहेगा? समान दिशा में रहेगा तो उनके जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या हो जाएगी? एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। ऑप्शन नंबर ए एधा परत, ऑप्शन नंबर बी मज्जा, ऑप्शन नंबर सी वल्कल, ऑप्शन नंबर डी रस। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग टर्म से ही समझ रहे हैं, वॉल्कल इसका क्या हो जाएगा? यानी बाहरी छाल को ही क्या कहा जाता है? वॉल्कल कहा जाता है, जो उसको संरक्षित एक तरह से बचाने का कार्य करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक कर्णसिपी क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक बड़ा सितारा, ऑप्शन नंबर बी एक छोटा लड़ाकू विमान, ऑप्शन नंबर सी एक भूमिगत शहर, ऑप्शन नंबर डी एक भक्षणीय समुद्री घोंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्णसिपी बोल रहा है। तो कर्णसिपी जो है एक क्या होता है? एक भक्षणीय समुद्री घोंगा होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और अगर देखा जाएगा तो ये किस संघ से संबंधित है? तो मोलस्का संघ से संबंधित होता है। घोंगा, सिपी, ऑक्टोपस, स्क्विड, डोरिस ये सब क्या है? तो ये सब मोलस्का संघ से क्या करता है? संबंध रखता है। इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना है थोड़ा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है खाली स्थान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर बी सफेद रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग कल भी पढ़े थे, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। यानी प्लाज्मा में क्या होता है, कल हाँ ध्यान नहीं दिए थे, 92% जल होगा। तो 92% इसमें जल पाया जाता है और 8% में आपका प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम ये सब चीज पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है सूत्र युग्मक और द्रुमाशम किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वलकुट, ऑप्शन नंबर बी उपकला, ऑप्शन नंबर सी दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी स्नायु कोशिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नायु कोशिका। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी सूत्र युग्मन और द्रुमाशम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्नायु कोशिका से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि खालिस्तान ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। जो कहाँ पे पाया जाता है? तो कपाल यानी कि सर का जो स्पेनाइड हड्डी होता है उसमें पाया जाता है। इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है HIV खालिस्तान से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए खुले में रखे भोजन के सेवन, ऑप्शन नंबर बी दूषित रक्त के आधान, ऑप्शन नंबर सी बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने, ऑप्शन नंबर डी दूषित पानी पीने। तो हम लोग तो जानते हैं कि क्या हो जाएगा, यानी दूषित जो रक्त के आधान होते हैं, यानी कि अगर ब्लड इन्फेक्टेड है उससे भी क्या होता है, और अगर गलत सिरिंज का मतलब मान लीजिए कोई HIV से रिलेट पर्सन HIV जिसको हुआ है उसको हम अभी सिरिंज से किए हैं, इंजेक्शन दिया, उसके बाद वही सिरिंज का यूज़ कर लिए, तो दूसरा पर्सन भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो HIV का ये बहुत बड़ा एक फैलने का ये होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूषित रक्त के आधान इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है खाली स्थान में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए बीजाणुजनन, ऑप्शन नंबर बी विभंजन जिसको फिशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन जिसको बडिंग बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी विखंडन जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है, यानी असमान एक जैसे में नहीं पाया जाएगा, असमान हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, यानी कि बर्डिंग इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि असमान कोशिकाओं का इसमें जीवों के शरीर में क्या हो जाता है, एक कलिका जैसी निकल जाती, कली टाइप का निकल जाता है, और ये अपने जैसे जीव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीव बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मुकुलन का, हाइड्रा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है किसका? मुकुलन का। इसको भी क्या करना है? ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है पौधों में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचारण में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिफलन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि पौधों में
वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज संचरण में क्या करता है, मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधे में जो मतलब होता है ना वाटर लॉस एक तरह से, तो उसको नहीं होने से मतलब एक तरह से मतलब जितना उसको ज़रूरत है उतना रखने देता है, बाकी को क्या कर लेता है, हटा देता है एक तरह से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए वर्जीनिया ऑपगॉर, ऑप्शन नंबर बी जॉन हॉप्स, ऑप्शन नंबर सी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर डी अल डिक्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन हॉप्स। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि जॉन हॉप्स ही है जो सर्वप्रथम पेसमेकर का क्या किए थे, आविष्कार किए थे। पेसमेकर होता क्या है? तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर एक क्या है, एक उपकरण है जिसको हम लोग एक तरह का आर्टिफिशियल समझ लीजिए, इसको लगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर देखा जाए तो वर्जीनिया ऑपगोर क्या किए थे, तो ऑपगोर स्कोर यानी प्रसूति विज्ञान के बारे में ये अध्ययन किए हैं। क्रिश्चियन बर्नार्ड पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किए हैं, यानी कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है वो किए हैं। अर्ल डिक्सन क्या किए हैं, तो अर्ल डिक्सन चिपकने वाली पट्टियां जिसको बैंडेड बोलते हैं उसका आविष्कार किए हैं। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के लिए परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी योनि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। यानी गर्भाशय में जो मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। गर्भाशय किस आकार का होता है? तो देखा जाएगा तो नाशपाती के समान इसकी संरचना होती है। इसमें पेल्विक कैविटी स्थित होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ऑप्शन NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो पहले तो हम देख लेते अलग अलग। क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने परमाणु हुए, यहाँ से इसको ऐसे देखिए, नाइट्रोजन में कितने परमाणु हुए, 2। पीछे लिख दे, क्या लिख ही दे रहे हैं, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। अगर नाइट्रोजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन में 2, हाइड्रोजन में देखा जाए तो 4 दूनी 8, फिर वैसे ही सल्फर में देखा जाए तो 1, ऑक्सीजन में देखा जाए तो 4। तो गिन लीजिए टोटल परमाणुओं की संख्या, 8 4 12, 12 1 13, 14 15, यानी टोटल कितने परमाणु हो गए, परमाणुओं की संख्या 15। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15, इसका बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु की संख्या जो रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, इसलिए इसको भूलना नहीं, एकदम रट लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक की तुलना खालिस्तान से की थी। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक घटनाओं, ऑप्शन नंबर बी हिंदी कविताओं, ऑप्शन नंबर सी संगीत के स्वरों, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर भाषा के कोड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि न्यूलैंड क्या कहते हैं, अष्टक के नियम के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाने के लिए उसको एक तरह का संगीत के स्वरों से क्या किए थे, जैसे स रे ग म प ध नि सा करके एक होता है ना, उसको उसके अनुसार क्या किए थे, अपने नियम को क्या किए थे, सजाए थे।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में से कौन सा क्षारीय धातु के समूह है? ऑप्शन नंबर ए में 12 है, 20 है, 88 है और 56 है। ऑप्शन नंबर बी 37, 19, 3 और 55 है। ऑप्शन नंबर सी 9 है, 17 है, 35 है, 53 है। ऑप्शन नंबर डी 1 है, 3 है, 5 है और 45 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवर्त सारणी के समूह 1A के क्या हो जाते हैं? सब क्षारीय धातु हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जैसे हम लोग जानते हैं ना 1 वाला में कौन कौन आ जाता है, तो लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या हो जाता है? तो ये सब क्षारीय धातु समूह है। तो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा ध्यान रखने का ज़रूरत है, बाकी अदरवाइज हो जाता है सबसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए CaSO4 into 2H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 into 10H2O, ऑप्शन नंबर सी CuSO4 into 10H2O, ऑप्शन नंबर 2H2O, ऑप्शन नंबर डी CuSO4 into 2H2O। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कच्चे पदार्थ के रूप में जिप्सम का उपयोग करते हैं। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। तो किस ऑप्शन में CaSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं CaSO4 into हाफ H2O क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एक्रिलिक, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी नायलॉन, ऑप्शन नंबर डी स्पैंडेक्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नायलॉन क्या है? इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन है? सिंथेटिक फाइबर जिसको बोला जाता है वो कौन है? तो वो है नायलॉन। इसका उपयोग हम लोग कैंची में करते हैं, तो ब्रश जो बना हुआ रहता है वो कपड़ा भी हम लोग देखे हैं, मोजा वगैरह ये सब क्या होता है? नायलॉन का ही बना हुआ होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? ऑप्शन नंबर ए Pb, ऑप्शन नंबर बी PbCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी PbOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी PbO। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड क्या हो जाता है? बन जाता है। और ऑक्सीजन के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिसेल, ऑप्शन नंबर बी समजातीय, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिलिक। तो जलीय अणु द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। आकर्षित हो रहा है, ऐसे भी नाम से भी पकड़ना थोड़ा सीखिए कि जैसे जो चीज़ आकर्षित हो रहा है वो फिलिक हो गया। फोबिक यानी किसी चीज़ से डर, तो डर होगा तो वो क्या होगा? दूर जाएगा। यानी हाइड्रोफिलिक
जो फिलिक हुआ वो आकर्षित होता है और हाइड्रोफोबिक क्या हो जाएगा, विकर्षित होगा, एक तरह से मतलब दूर भागेगा उससे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट से, चाहे आप लोग के लाइक से ही वीडियो बनाने का हिम्मत आता है, तो थोड़ा ये ज़रूरी होता है, तो कीजिए।